नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से बैंकिंग के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और स्पेशली आपको याद होगा कई सारे जो बैंक्स हैं वो फेल होते हुए हमने देखे हैं पिछले कुछ समय से। स्पेशली यहाँ पर नाम जब याद आता है तो यस बैंक सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इसके अलावा अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करिए तो पीएमसी बैंक हो गया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और रिसेंटली आपको एलवीबी बैंक के बारे में पता होगा, इसके ऊपर तो अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था, लक्ष्मी विलास बैंक। तो इससे भारत को क्या सबक मिलती है? आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आ सकता है कि रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है फाइनेंशियल सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में कई सारे बैंक्स फेल हो रहे हैं, यहां पर इससे भारत क्या सीख सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक की ही बात है। लक्ष्मी विलास बैंक वो बेसिकली फेल हो गया था और 93 इयर्स पुराना ये बैंक है पूरा, इसको मोरेटोरियम में भेज दिया गया और फाइनली डिसाइड किया गया कि डीबीएस बैंक, जो कि सिंगापुर की डीबीएस बैंक है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी के साथ यहां पर उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप अलग से वीडियो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा एलवीबी बैंक स्टडी IQ, आप वो वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो बैंक फेलियर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नई बात है और कोई यूनिक चीज है, पूरे विश्व भर में यहां पर बैंक फेलियर देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का बिजनेस है, जिस तरह से बिजनेस फेल होते हैं बैंक भी फेल हो सकते हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल में जिस तरह का पैटर्न देखने को मिला है, चाहे हम एनबीएफसी की बात करें, आपने आईएलएफएस के बारे में सुना होगा, डीएचएफएल के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, यस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी विलास, इसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। यहां से जो आरबीआई है वो क्या वे फॉरवर्ड ले सकती है, क्या आरबीआई में को चेंजेस करने चाहिए ताकि इस तरह की जो फेलियर हैं वो आगे हम ना देखें, या फिर देखें भी तो बहुत कम या फिर मिनिमम अमाउंट में देखने को मिले। इस तरह से लगातार जो भरोसा है पब्लिक का वो बैंक से हट सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वो हमें देखना चाहिए बैंकों की जो ग्रोथ है। जी हां, बैंक जैसे ही आप कोई बिजनेस देखोगे या बैंक देखोगे, कुछ भी देखोगे, अगर उसमें अचानक से ग्रोथ देखने को मिलता है तो उसी समय अलार्म बज जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ में भी हो सकता है कि सस्पिशन होता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बिजनेस या बैंक अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब कुछ घोटाला ही होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से जितने भी फेलियर्स देखने को मिले हैं, चाहे यस बैंक हो गया, पीएमसी बैंक हो गया, सब में एक चीज कॉमन थी, वो ये था कि उनकी जो ट्रेजेक्टरी थी वो अचानक से काफी तेजी से ऊपर गई थी। अब देखिए बैंक के केस में ग्रोथ कैसे होती है, बैंक का ग्रोथ कैसे होगा, जब वो बहुत ज्यादा लोन देने लगेगा अचानक से। तो यहां पर अब लोन अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा दे रहा है अचानक से, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिस्क ज्यादा ले रहा है, क्योंकि बैंक का काफी बड़ा हिस्सा अगर लोन के टर्म्स में चला गया अचानक से तो मतलब रिस्क भी तो हो गया, पता नहीं वो लोन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है दोस्तों, ग्रोथ है, उसके ऊपर निगरानी रखने की काफी आवश्यकता है। जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग है वो यहां पर रेगुलेटर को, दैट इज आरबीआई को देखना चाहिए कि यहां पर सडन जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। यहां पर अगेन मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो खराबी होगा, हो सकता है वो बैंक अच्छा कर रहा हो, अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, एक अच्छी बात है, लेकिन आरबीआई को जो उनके स्टाफ के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, स्पेशली जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो इसीलिए होता है आरबीआई के द्वारा कि जो नंबर्स की क्रंचिंग की जा सके और देखा जा सके कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन पिछले कुछ समय में ये जो बैंक्स फेल हुए हैं उसमें यहां पर आरबीआई एक तरह से फेल हो गया है पहचानने में कि क्या उसमें दिक्कत थी। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज आता है, वो है आपका सुपरविजन करना। यहां पर आरबीआई का ज्यादातर जो रोल अगर आप देखोगे वो रेगुलेटर का होता है, मतलब कि ये चीज देख लो, वो देख लो, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए वहीं तक ज्यादातर सीमित रहते हैं। सुपरविजन भी होता है, लेकिन सुपरविजन में बहुत सारे चेंजेस लाने की आवश्यकता है अब आरबीआई को। अगर यहां पर बैंक फेलियर को हमें रोकना है तो जो सुपरविजन किया जाता है आरबीआई के द्वारा उसको हमें यहां पर रोकने की आवश्यकता है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जो यहां पर आईएलएफएस के केस में अगर आप याद कीजिए क्या हुआ था, वहां पर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन की जा रही थी, मतलब कि जो लोन लिया जाता है, आपको पता है जो एनबीएफसीज हैं वो भी लोन लेते हैं, यहां पर लोन लेते हैं तभी तो वो यहां पर लोन पर वापस क्लाइंट्स को अपने देते हैं। तो जो लोन लिया जाता है एनबीएफसीज के द्वारा उसको बार बार एवरग्रीन किया जा रहा था। लोन ले लिया इन्होंने, अब लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से और लोन ले लो। तो इस तरह की चीजें देखना। वैसे डीएचएफएल के केस में कई सारे फ्रॉडुलेंट अकाउंट थे, डीएचएफएल ने अपना पैसा डाइवर्ट किया था
जो लोन का पैसा है। इसके अलावा यस बैंक का भी अगर आप देखोगे तो जो रिस्क का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं यहां पर आरबीआई देख पाई, यहां पर रेगुलेशन सुपरविजन क्यों नहीं अच्छे से हो पाया। यहां पर यह बात सही है कि जो पहला और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, वो होता है जो बैंक के बोर्ड होते हैं। बोर्ड क्या होता है, बैंकिंग के पूरे चीजों को देखता है, चलाता है। वैसे उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है देखना कि कहीं वो बैंक जो है वो गलत तरीका तो नहीं अपना रहा है, लेंड किसी और को तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर आरबीआई इससे अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकता कि जो सुपरविजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो पॉलिसीज हैं उसमें अलग चीजें लाने की आवश्यकता है। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जाता है कि जो पॉलिसीज और सर्कुलर्स लाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते आपके सुपरविजन के। आप सिंपली अगर पॉलिसीज ले आते हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बैंक अच्छे से काम करने लगेंगे। आपकी 24/7 जिम्मेदारी होती है 365 डेज में कि लगातार सुपरविजन रखें आप बैंकों के ऊपर और टफ इंस्पेक्शंस रखें, सुपरविजन रखें ताकि किसी प्रकार का घोटाला ना हो। दो तो ये बातें हो गई। तीसरा अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर जो आरबीआई के डायरेक्टर्स का रोल होता है ऑन बैंक बोर्ड। देखिए ये क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा जब भी किसी बैंक में प्रॉब्लम होता है, जैसे यस बैंक में कोई दिक्कत हुआ था तो आरबीआई ने क्या किया, तुरंत अपने एक डायरेक्टर को बोर्ड में शामिल करवा दिया। जो यस बैंक का बोर्ड होता है जहां पर डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसी भी बैंक की, उसमें आरबीआई क्या करती है, अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है कि आरबीआई की निगरानी में सब कुछ देखता रहे। तो यहां पर क्या होता है कि जब आरबीआई अपने डायरेक्टर को डालती है किसी भी बोर्ड के अंदर, उस डायरेक्टर के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं होता। तो वो डायरेक्टर को डालने का मतलब क्या है, बेसिकली यहां पर क्या होता है कि अगर कोई बैंक कमजोर हो रहा है और आरबीआई अपने डायरेक्टर को उसमें डाल दे रही है उस बैंक के अंदर, तो वहां पर उस डायरेक्टर के पास पावर होनी चाहिए ना कि अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं वो बैंक के बोर्ड, उनको रोक सके, किसी ना किसी प्रकार का वीटो पावर होना चाहिए, वो कुछ कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर आरबीआई को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा सा पावर दिया जाए, जो उसका मैंडेट है डायरेक्टर का उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, ताकि यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा वीक हो रहा है और वो किस तरह के डिसीजन ले रहा है और वो गलत डिसीजन ले रहा है तो आरबीआई का डायरेक्टर उसको रोक सके। अदरवाइज वो नहीं रोकेगा तो बैंक क्या होगा, वो फर्दर कमजोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो रोल है आरबीआई डायरेक्टर का वो भी चेंज होना चाहिए। अब आते हैं यहां पर फोर्थ वाले पे, दैट इज टेम्पलेट टू डील विथ वीक लेंडर्स। देखिए जो बैंक होता है जब वो बैंक डूब रहा होता है तो उसमें आपने देखा होगा कई सारे उसके जो बोरोवर्स हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब कि बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो बैंक एक तरह से क्या हो गया, बैंक वीक हो गया। बैंक क्या है, एक तरह से लेंडर का काम करता है। तो यहां पर जो जो बैंक वीक हो जाते हैं उस केस में आरबीआई क्या करेगी, ऐसा प्रॉपर कोई फ्रेमवर्क नहीं है आरबीआई के पास। आपको याद होगा एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली उर्जित पटेल के समय जब वो गवर्नर थे तब इसको लाया गया था। तो उस समय लाया नहीं, उसके पहले ही लाया गया था, लेकिन उनके समय इसको काफी टाइटन कर दिया गया था इस फ्रेमवर्क को। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बैंक यहां पर डूबने के कगार पर होता है या फिर ऐसा लगता है कि बैंक कमजोर हो गया है, वीक हो गया है वो, तो उसमें क्या करती है आरबीआई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देती है उस बैंक के ऊपर। अब आप खुद सोचो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाने का मतलब क्या है कि बैंक जो है वो अब यहां पर लोन नहीं दे सकता, कई सारी चीजें वो बैंक कर नहीं सकता। अब इस केस में क्या होता है कि वो बैंक तो पहले ही डूब चुका है, पहले ही वो कमजोर हो गया है। अब वो फर्दर अगर वो बिजनेस नहीं करेगा तो क्या वो बैंक सुधर पाएगा, नहीं सुधर पाएगा। तो क्या करना चाहिए उस केस में, ऐसा कोई प्रॉपर है नहीं फ्रेमवर्क। पीसीए आप एक तरह से कह सकते हो एक डेड की तरह हो गया है, मतलब कि कुछ ज्यादा उसका काम नहीं रह गया है। उसकी वजह से कोई ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कोई बैंक वापस से सुधर के बाहर आया हो। तो यहां पर आरबीआई को एक टेम्पलेट बनाना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जो वीक बैंक्स हैं, जो बैंक वीक होते जा रहे हैं, उस केस में उसका क्या किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर आरबीआई को फोकस करना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हो गई दोस्तों। आई होप कि यहां पर जितनी भी चीजें थी वो अब आपको समझ में आ गई होंगी। कंक्लूजन में दोस्तों हम यहां पर बोल सकते हैं कि आरबीआई को प्रीएम्प्टिवली एक तरह से एक्ट करना चाहिए, मतलब कि बहुत डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक के केस में अगर आप देखोगे पिछले 1 साल से इसके बारे में चर्चा चल रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक दिक्कत से गुजर रहा है, लेकिन जब तक
लक्ष्मी विलास बैंक पूरी तरह से डूब नहीं जाए तब तक आरबीआई उस पर एक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर आरबीआई को प्रीएम्प्टिवली एक्ट करने की आवश्यकता है और वो तभी हो सकता है जब सुपरविजन अच्छे तरीके से हो, ऑडिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छे एक बेटर फ्रेमवर्क में हो, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ समझने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास कुछ मटेरियल होगा उसके बारे में लिखने के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि आरबीआई के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शंस सही है। इसको अच्छे से करिए और इसका जो राइट आंसर है मैं अपना इंस्टाग्राम पर तो डाल दूंगा, इसको इंस्टाग्राम के स्टोरीज में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।